प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार शनिवार को सुबह 10 से 11 बजे के बीच दिल्ली में शक्ति स्थल के पास होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर दिल्ली के मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित उनके आवास पर रखा गया है। उनका पार्थिव शरीर रात में एम्स से यहाँ लाया गया था। साल 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था जब मुद्रा संकट से जूझ रही थी, तब वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने सरकार नियंत्रित अर्थव्यवस्था को लाइसेंस राज से मुक्त कराना शुरू किया था। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर आई और वृद्धि दर भी तेज हुई। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन की खबर को विदेशी मीडिया ने भी तरजीह दी है। ब्रितानी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को दशकों के अलगाव और ठहराव को दूर करने के लिए कई अहम बड़े फैसले लिए थे। मनमोहन सिंह इंटरनेशनल ट्रेड और निजी निवेश के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का दरवाजा खोला था। इतना ही नहीं, फाइनेंशियल टाइम्स ने आगे लिखा कि ऑक्सफोर्ड ट्रेंड अर्थशास्त्री अपनी सौम्यता, विनम्रता और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को भारी जीत मिली, तो प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह को चुना गया। मनमोहन सिंह को गांधी परिवार ने इसलिए भी चुना क्योंकि वो राहुल गांधी के पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर नहीं बनेंगे। मनमोहन सिंह का जन्म साल 1932 में जिस गांव में हुआ था, वो अविभाजित भारत का हिस्सा था। अब ये गांव पाकिस्तान में है। पाकिस्तान बनने के बाद मनमोहन सिंह का परिवार भारत आ गया था। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई करने के बाद मनमोहन सिंह ने कुछ सालों तक संयुक्त राष्ट्र में काम किया और फिर साल 1969 में भारत लौट आए। 1971 में मनमोहन सिंह वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बने और इसके बाद उन्होंने सरकार में कई अहम पदों की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन मनमोहन सिंह को मुख्य रूप से 1991 के आर्थिक सुधार के लिए याद किया जाता है। भारत अब घोर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया था। भारत को तब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सोना गिरवी रखना पड़ा था। तब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका था और $1 अरब से भी कम धन बचा हुआ था। अनुमानतः ये डॉलर महज 20 दिनों के तेल और फूड बिल के भुगतान में खत्म हो जाता। भारत के पास इतनी विदेशी मुद्रा भी नहीं थी कि बाकी दुनिया से कारोबार कर सके। भारत का विदेशी कर्ज $72 अरब पहुंच चुका था। ब्राज़ील और मैक्सिको के बाद भारत तब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कर्जदार देश था। देश की अर्थव्यवस्था और सरकार से लोगों का भरोसा लगभग खत्म होने लगा था। महंगाई, राजस्व घाटा और चालू खाता घाटा दोहरे अंक में पहुंच गया था। 1990 में भारत के आर्थिक संकट में कुछ वजहें जो अंतर्राष्ट्रीय भी थी। साल 1990 में गल्फ वॉर शुरू हुआ था। इसका सीधा असर भारत पर पड़ता दिखाई दिया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ गईं और इसकी चपेट में भारत भी आ गया। 1991 में पेट्रोलियम आयात बिल $2 अरब से बढ़कर $5.7 अरब हो गया। ऐसा तेल की कीमतें बढ़ने और आयात के वॉल्यूम में वृद्धि के कारण हुआ। इसका सीधा असर भारत के व्यापार संतुलन पर पड़ा। इसके अलावा खाड़ी के देशों में काम करने वाले भारतीयों की कमाई भी बुरी तरह से प्रभावित हुई और इससे विदेशों से आने वाला रेमिटेंस प्रभावित हुआ। भारत में उस वक्त राजनीतिक अनिश्चितता भी बढ़ गई थी। 1990 से 91 के बीच राजनीतिक अस्थिरता चरम पर रही। 1989 के आम चुनाव में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने गठबंधन सरकार बनाने से साफ इनकार कर दिया था। इसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जनता दल ने विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाई। लेकिन यह गठबंधन सरकार जाति और मजहब की लड़ाई में फंस गया। देश भर में दंगे हुए। दिसंबर 1990 में बीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। मई 1991 में आम चुनाव होने तक कार्यवाहक सरकार रही। इस राजनीतिक अस्थिरता के बीच 21 मई 1951 को
इसी राजनीतिक अस्थिरता के बीच 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। ऐसी स्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था घुटने टेक चुकी थी। एनआरआई अपना पैसा निकालने लगे थे और निर्यातकों को लगने लगा था कि भारत उनका उधार नहीं चुका पाएगा। महंगाई सातवें आसमान पर थी। तेल की कीमतें बढ़ गईं, आयात रोका गया, सरकारी खर्चों में कटौती की गई, रुपये में 20% तक का अवमूल्यन किया गया, बैंकों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। आईएमएफ ने भारत को 1.27 अरब डॉलर का कर्ज दिया, लेकिन इससे हालात नहीं सुधरे। वित्तीय वर्ष 1991 के अंत तक चंद्रशेखर सिंह की सरकार 20 टन सोना गिरवी रखने पर मजबूर हुई। जब पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 में भारतीय प्रधानमंत्री बने तो ऐसा लग रहा था कि भारत विदेशी कर्ज तय तारीख पर नहीं चुका पाएगा और डिफाल्टर घोषित हो जाएगा। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के जरिए कई सुधारों को अंजाम दिया। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि मनमोहन सिंह ने इस मौके को अच्छी तरफ बनाया और भारत के लाइसेंस राज को खत्म करना शुरू किया। इसके साथ ही भारत की नियंत्रित अर्थव्यवस्था का एक युग खत्म हुआ। इसे खत्म करने में तब मनमोहन सिंह को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का पूरा सहयोग मिला था। भारत की अर्थव्यवस्था जो 2 और 3% की वृद्धि दर से बढ़ रही थी, वो करीब 9% की दर से बढ़ने लगी। इसके बारे में फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा कि मनमोहन सिंह का पहला कार्यकाल किसानों को कर्ज माफ़ी, मनरेगा और आरटीआई के लिए जाना जाता है। लेकिन इसी कार्यकाल में मनमोहन सिंह ने अमेरिका से संबंधों को नया आयाम दिया। इससे पहले अमेरिका ने भारत पर परमाणु परीक्षण के कारण कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे थे। अमेरिका से परमाणु करार के लिए मनमोहन सिंह ने साल 2008 में अपनी सरकार को दांव पर लगा दिया था। इस करार को अंजाम लेकर मनमोहन सिंह शीत युद्ध के दौर से दोनों देशों के बीच चले आ रहे अविश्वास को खत्म किया था। मनमोहन सिंह ने अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी महीने में कहा था कि इतिहास उनके प्रति वर्तमान मीडिया की तुलना में ज़्यादा उदार होगा। अमेरिकी मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि मनमोहन सिंह की व्यक्तिगत कहानी लोगों को आत्मविश्वास से भर देती है। 15 साल का सिख शरणार्थी लड़का जिसके परिवार को 1947 में भारतीय विभाजन के बाद अपना घर बार छोड़ना पड़ा, बाद में यही लड़का ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ने जाता है और टॉप का टेक्नोक्रेट बनता है। मनमोहन सिंह हमें यह आश्वस्त कराने में कामयाब रहेगी समाजवादी व्यवस्था के बाद बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था में हम अपने सपनों का पीछा कर सकते हैं। शिक्षा और कड़ी मेहनत के जरिए हमारी ज़िंदगी हमारे माता पिता की ज़िंदगी से बेहतर हो सकती है। कामयाबी केवल विशेषाधिकार हासिल लोगों तक ही सीमित नहीं रह सकती है। इतना ही नहीं, ब्लूमबर्ग ने आगे लिख रहा है कि 1990 के दशक का आर्थिक सुधार भारत में सरकारें बदलने के बावजूद जारी रहा, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल पूरी तरह से घिरा हुआ था। एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट सरकारी बैंकों से कर्ज लेकर स्विस बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे, तो दूसरी तरफ विपक्ष उन पर अनिर्णय की स्थिति में होने और भ्रष्टाचार में डूबे होने का आरोप लगा रहा था। महंगाई आसमान छू रही थी और रुपया कमज़ोर हो रहा था। मनमोहन सिंह ने अपने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मुझे नहीं लगता कि मैं कमज़ोर प्रधानमंत्री हूं। इसके कुछ महीने बाद ही नरेंद्र मोदी को साल 2014 के आम चुनाव में ज़बरदस्त जीत मिली और उसके बाद नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की। इसके तहत प्रचलन में रही भारत की 86% मुद्रा अवैध हो गई। मनमोहन सिंह ने तब इसे विनाशकारी कदम बताते हुए कहा था कि इससे संगठित लूट को बढ़ावा मिलेगा। मनमोहन सिंह की यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। मनमोहन सिंह का निधन तब हुआ जब भारत में योग्य लोगों की कमी दिख रही है। विकास समावेशी नहीं है। ज़्यादातर उद्योगपतियों को लग रहा है कि आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण हो रहा है। मध्य वर्ग टैक्स से परेशान है और गरीब व्यवस्था से बाहर हो रहा है। भारत में धार्मिक बखेड़ा बढ़ रहा है और नीति निर्माता किसी भी तरह सत्ता हासिल करने में लगे हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और संभव है कि कुछ सालों में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, लेकिन मुख्य रूप से यह आंकड़ों का खेल है। भारत में विकास विषमताओं से भरा है। 1.4 अरब की आबादी में एक छोटा सा तबका धन कुबेर है। अब भी भारत में प्रति व्यक्ति आय $2500 प्रति वर्ष है, जबकि साउथ कोरिया में प्रति व्यक्ति आय $35,000 है।
अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि मनमोहन सिंह सिख समुदाय से थे और पहली बार कोई सिख भारत का प्रधानमंत्री बना था। सोनिया गांधी ने 2018 में कहा था कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री तब बने थे जब भारत की धर्मनिरपेक्षता खतरे में थी। कुछ ही महीनों में मनमोहन सिंह ने साबित कर दिया था कि जो शीर्ष पर बैठा शख्स है वह विनाशकारी और विभाजनकारी नहीं है। देश में किसी भी समूह या व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। न्यूज़ नाउ के लिए प्रवीण सिंह की रिपोर्ट।